ये थी हमारी कुछ स्थानीय खबरें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों को जानने के लिए चलेंगे नेशनल स्टूडियो। आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला करने वाले 11 उग्रवादी ढेर। जिरीबाम में सुरक्षा बलों संग मुठभेड़ जारी। यूपी में पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर क्यों मचा है बवाल? ये यूपीएससी का प्री नॉर्मलाइजेशन क्या है? राहुल गांधी ने पहनी आई लव वायनाड की टी शर्ट। प्रियंका बनाएंगे रिकॉर्ड। मल्लिकार्जुन खड़गे का सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज। ए देवेंद्र फडणवीस याद रखो तुम मेरी। महाराष्ट्र चुनाव में तू तराक शुरू। पुतिन ट्रंप की यूक्रेन युद्ध को लेकर बातचीत पर बोला रूस। फोन कॉल की खबरों को नकारा। इराक में 9 की उम्र में होगी बच्चियों की शादी, नहीं रहेगा तलाक का अधिकार। 200% से ज्यादा मुनाफा कमाकर भूल भुलैया 3 ने मचाया तहलका। बॉक्स ऑफिस किंग बने कार्तिक आर्यन। यह युवा ऑलराउंडर करेगा डेब्यू। जाने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में टीम इंडिया की प्लेइंग 11। मणिपुर के जिरीबाम जिले में सोमवार 11 नवंबर को सीआरपीएफ के जवानों के साथ एक मुठभेड़ में 11 उग्रवादी मारे गए। यह मुठभेड़ उस समय हुई जब कुकी उग्रवादियों ने सीआरपीएफ की एक शिविर पर हमला किया। मुठभेड़ के दौरान एक सीआरपीएफ जवान भी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से अस्पताल भेजा गया है। सोमवार सुबह मणिपुर के इम्फाल ईस्ट जिले में एक किसान उस वक्त घायल हो गया जब उग्रवादियों ने पास के पहाड़ी इलाकों से उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। यह हमला इम्फाल घाटी में काम कर रहे किसानों पर कुकी उग्रवादियों के लगातार तीसरे दिन हमला करने की घटना का हिस्सा था। सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे और जवाबी कार्रवाई की। इसमें एक छोटी सी मुठभेड़ हुई। घायल किसान को यंगांग पोकपी पीएचसी अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया और अब उनकी हालत स्थिर है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओएआरओ की प्रारंभिक परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी हैं। आयोग ने परीक्षाओं को 2 दिनों में कराने का निर्णय लिया है। वहीं पीसीएस प्री की परीक्षा 2 दिनों में कराने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सोमवार को प्रयागराज में आयोग के गेट पर महाआंदोलन में शामिल होने के लिए छात्रों को बुलाया गया है। अभ्यर्थी बड़ी संख्या में लगातार अपना आक्रोश जता रहे हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में मानकीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन क्या है, इस पर भी चर्चा हो रही है। इसी बीच बीजेपी एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर दोनों परीक्षाओं को एक दिन एक पाली में कराने की अपील की है। इस संबंध में शासन और आयोग के अधिकारियों को आदेश देने के लिए कहा है। पत्र के जरिए बीजेपी एमएलसी ने सीएम योगी को चेताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की नाराजगी का नतीजा सुखद नहीं होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई वायनाड लोकसभा सीट पर सोमवार को प्रचार समाप्त हो गया। इससे पहले प्रियंका गांधी की बड़ी जीत के लिए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने वायनाड में जोर लगाया। राहुल गांधी आई लव वायनाड की टी शर्ट पहने हुए नजर आए। राहुल गांधी ने मुश्किल वक्त में संसद पहुंचाने वाले वायनाड के लोगों को फ्लाइंग किस देते हुए शुक्रिया अदा किया। प्रचार के अंतिम दिन प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ रोड शो में हिस्सा लिया। वायनाड में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव तक योगी आदित्यनाथ के बयानों की चर्चा जारी है। इसी बीच कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिससे राजनीतिक हलचल में तेजी आई है। इस बयान के बाद राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ए देवेंद्र फडणवीस, तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर बैठ गए, फिर भी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, फडणवीस बोले कि ए ओवैसी, वो बोले कि वोट जिहाद और धर्म युद्ध। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या ये बयान कानून के मुताबिक है या उसके खिलाफ है।
इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मेरा नाम लेकर जिहाद और धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। वाशिंगटन के पोस्ट में रविवार को दावा किया गया था कि ट्रंप ने पुतिन को फोन किया था और दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में संघर्ष पर चर्चा हुई। रूस ने अब इस पोस्ट का खंडन किया है। रूस ने इस दावे को पूरी तरह से गलत और काल्पनिक बताया है। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दामित्री पेस्कोव ने कहा, यह पूरी तरह से गलत जानकारी है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुई है। अब उस वॉशिंगटन पोस्ट को फेक पोस्ट बताया जा रहा है। उसमें दावा किया गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में अपने निवास में व्लादिमीर पुतिन को फोन किया था। कथित तौर पर यह कॉल गुरुवार को की गई थी, जिसके एक दिन बाद ट्रंप और उनके करीबी सहयोगी एलन मस्क ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी। वाशिंगटन पोस्ट में मामले से परिचित अज्ञात स्रोतों का जिक्र भी किया गया था। इराक में विवाह से जुड़ा कानूनी संशोधन पारित होने को तैयार है, जिसके तहत पुरुष को 9 साल की उम्र तक की बच्चियों से शादी करने की अनुमति होगी। इतना ही नहीं, महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और विरासत के अधिकार से वंचित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं। इराक की सरकार देश में विवाह कानून में संशोधन करने जा रही है, जिसके तहत लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र को 18 वर्ष से घटाकर 9 साल कर दिया जाएगा, जिससे पुरुषों को छोटी बच्चियों से विवाह करने की अनुमति मिल जाएगी। प्रस्तावित कानूनी बदलाव महिलाओं को तलाक, बच्चों की देखभाल और उत्तराधिकारी के अधिकारों से भी वंचित करता है। इराक की संसद, जिसमें रूढ़िवादी शिया मुस्लिम दलों के गठबंधन का प्रभुत्व है, वह एक संशोधन पर मतदान करने की तैयारी कर रही है, जो देश के पर्सनल स्टेटस लॉ को पलट देगा। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जैसा धमाल पहले वीकेंड मचाया, वैसा ही दूसरे वीकेंड भी मचाया। फिल्म ने पहले वीकेंड 100 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म के दूसरे वीकेंड तक की कमाई के ऑफिशियल आंकड़े भी आए हैं। फिल्म ने दूसरे वीकेंड यानी 10 दिनों में 200 करोड़ से ज्यादा बटोर लिए। अब फिल्म अपने दूसरे वीकेंड में एंट्री कर चुकी है। कार्तिक आर्यन की फिल्म ने 10वें दिन 18.10 करोड़ रुपए कमाई के साथ 216.76 करोड़ की टोटल कमाई की। फिल्म के 11वें दिन से जुड़े कमाई के शुरुआती आंकड़े भी आ चुके हैं। फिल्म ने शाम 5:40 तक 1.9 करोड़ कमा लिए हैं। फिल्म की टोटल कमाई 218.66 करोड़ रुपए हो गई है। ये आंकड़े फाइनल नहीं है, अभी इनमें फेरबदल हो सकता है। भूल भुलैया 3 को 150 करोड़ रुपए की लागत में बनाया गया है। फिल्म की वर्ल्ड वाइड कमाई की बात करें तो सैक्रिकल के मुताबिक 10 दिनों में ये 314.80 करोड़ पहुंच चुकी है, यानी फिल्म ने करीब 212% का मुनाफा कमा लिया है। इस दिवाली कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 के साथ अजय देवगन की सिंघम अगेन भी रिलीज हुई थी। इस क्लैश में शुरुआती दिनों में तो अजय देवगन की फिल्म आगे निकलती दिखी, लेकिन दिन बढ़ने के साथ साथ कार्तिक आर्यन की फिल्म अजय देवगन की फिल्म से आगे निकल गई। न्यूजीलैंड ने घर पर जो जख्म दिए हैं वो अब ऑस्ट्रेलिया में जीत से भरेंगे। लगभग हर भारतीय फैंस का यही कहना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से टीम इंडिया को हर हाल में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतनी होगी। खैर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 22 नवंबर से पर्थ में खेला जाएगा। अब यह लगभग कंफर्म है कि कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे। उनकी जगह इस मैच में जसप्रीत बुमराह कप्तानी करेंगे। सोमवार सुबह कोच गौतम गंभीर ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने संकेत दिए, अगर रोहित पहले टेस्ट में उपलब्ध नहीं होते हैं तो फिर केएल राहुल पारी की शुरुआत करेंगे। तो ये थी हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। स्थानीय खबरों के लिए चलेंगे प्राइम स्टूडियो।